हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने ये 2 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन और दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कंप्लीट कर लिया है लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड में। आज का हमारा लेक्चर रहेगा अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो लेक्चर तीसरा रहेगा, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह रिपोर्ट कब आती है, इसके संदर्भ में हम विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। तो यह जो सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और यह कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है, और जिसे हालिया संस्करण 2019-21 के NFHS 5 2019-21 पर आधारित है। इसके संदर्भ में इसे जारी किया जाता है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि यह संस्करण दोनों सर्वेक्षणों, जिनमें NFHS 4 और NFHS 5 जो 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी निर्धनता के कम करने की भारत की प्रगति को दर्शाता है, इसके संदर्भ में यह नवंबर 2021 में प्रकाशित बेसलाइन रिपोर्ट का अगला भाग होता है, जिसके संदर्भ में इसे प्रकाशित किया गया है। अब जानते हैं NPI के बारे में कि MPI होता क्या है। MPI को भारत के सरकार की गिर्ग पहल के तहत नीति आयोग की MPI हेतु नोडल एजेंसी होती है। तो यह किसकी नोडल एजेंसी है? MPI की, जो सरकार की गिर्ग पहल के तहत नीति आयोग के MPI हेतु एक नोडल एजेंसी है। गिर्ग जो है, गिर्ग पहल कई सारे महत्वपूर्ण और सामाजिक आर्थिक मापदंडों को भारत की प्रदर्शन की निगरानी करती है। जिसमें भारत के राष्ट्रीय MPI की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि, जो अर्लीकर फॉरेस्टर पद्धति है, उस पद्धति के बारे में यह दोहरे कट ऑफ अकाउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों की निर्धन और गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। जिसमें AF पद्धति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अभाव या वंचन स्कोर भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ, जो 33.33% के बराबर है, उससे अधिक होता है, उसे MPI निर्धन माना जाता है। अब आता है राष्ट्रीय MPI के उप सूचकांक के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है हेड काउंट रेशियो, दूसरा आता है निर्धनता की व्यापक तीव्रता। अब पहले नंबर जानते हैं कि हेड काउंट रेशियो में कितने व्यक्ति निर्धन है, इसका अनुमान लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः कुछ जनसंख्या के बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को विभाजित करके निकाला जाता है। तो यह किसके द्वारा निकाला जाता है? यह जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप में निर्धन व्यक्तियों के अनुपात और कुल जनसंख्या के बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को विभाजित करके निकाला जाता है। और दूसरा सूचकांक जो आता है, उसके अंतर्गत देखते हैं कि यह निर्धनता की व्यापक तीव्रता को, निर्धनता का स्तर क्या है, इसके अंतर्गत इसको मापा जाता है। जिसमें देखते हैं कि इनका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है, जिसमें व्यापकता या तीव्रता की गणना के लिए सभी निर्धन लोगों की अभावग्रस्तता के भारत स्कोर को जोड़ा जाता है, जिसमें फिर से उसे निर्धन लोगों की कुल संख्या में विभाजित करके भी किया जाता है। अब देखते हैं कि यह सूचकांक, जो उप सूचकांक होते हैं, वह कैसे निकाले जाते हैं और यह क्या दर्शाते हैं। हेड काउंट रेशियो निर्धनता की व्यापक तीव्रता या तीव्रता को गुणा करके MPI का मान निकाला जाता है, जिसमें यह निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों और उनके अभाव या वंचन के स्तर को दोनों को दर्शाता है। अब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय MPI के संकेतक के बारे में, जिसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय MPI मॉडल में वैश्विक MPI मॉडल के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया जाता है। हालांकि इनमें के अलावा इनमें 2 अन्य संकेतक मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता जोड़े गए हैं। इसके अंतर्गत दोनों जोड़े गए हैं, जिसमें देखते हैं कि आयाम और 12 संकेतकों, जिसमें कोई परिवार वंचित नहीं माना जाएगा यदि, जैसे स्वास्थ्य के संदर्भ में देखते हैं कि पोषण में यह 1/6 होता है, जिसमें घर का एक भी सदस्य कुपोषित हो। परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष के बीच महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम हो, और 0 से 59 माह के बीच कोई बच्चा कुपोषित हो। इसके संदर्भ में फिर आता है बाल एवं किशोर मृत्यु दर के बारे में कि सर्वे की तारीख की 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम के किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई, और मातृ स्वास्थ्य के संदर्भ में कि यह सर्वे की तारीख में 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, उसे कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त न की हो। इसके स्वास्थ्य के संदर्भ में, जिसमें पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य के संदर्भ में होता है। शिक्षा में देखते हैं स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूली अटेंडेंस के बारे में। जीवन स्तर में जैसे कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, पेयजल, विद्युत, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते के संदर्भ में
होता है। इसके संदर्भ में इसके ये प्रमुख संकेतक 12 प्रमुख संकेतक दिए गए हैं, जिसमें कोई वंचित नहीं रहता है, नहीं रहने के बारे में बताया गया। आप जानते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु पर नजर डालते हैं कि इसमें देखते हैं कि निर्धनता हेडकाउंट रेशियो में अप्रत्याशित गिरावट आती है, जो 2015-16 के 24.85% घटकर 2019-21 में 14.96% हो गई है। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर आए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के स्तर में सर्वाधिक तीव्र गिरावट देखी गई है, जिसमें 32.5 से घटकर 19% तक हो गई है। गरीबी की व्यापकता या तीव्रता में सुधार के संदर्भ में देखते हैं कि 2015-16 में 47.14% से घटकर 2019-20 में 44.39% हो गया है। सभी 12 संकेतकों के सांख्यिकी रूप में उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जिसमें पोषण में सुधार, स्कूली शिक्षा की बरसों, सैनिटेशन और खाना पकाने की ईंधन ने एमपीआई मान को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में 2030 के काफी पहले सतत विकास लक्ष्य में 1.2 को हासिल करने की दिशा में अग्रसर किए हुए हैं। अब राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो इस प्रदर्शन में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश सबसे अधिक बहुआयामी निर्धनता से प्रभावित आबादी वाले शीर्ष 5 राज्य हैं और केरल में बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या सबसे कम रही है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में गिरावट आई हुई है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में बहुआयामी निर्धनों के अनुपात में तेज गिरावट देखी गई है। बिहार में निरपेक्ष रूप से एमपीआई मान में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। अब देखते हैं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें क्या भारत की स्थिति है, इसके संदर्भ में देखते हैं कि यह सूचकांक 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। एमपीआई वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है, जिसमें ग्लोबल एमपीआई 2023 के मुख्य संकेतकों को देखें तो इसमें 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में 1.1 अरब बहुआयामी गरीबी निर्धनता श्रेणी में शामिल है। और फिर आता है कि कुल निर्धन लोगों में लगभग 2/3 लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जिसमें कम आय वाले देशों में एमपीआई का केवल 10% हिस्सा ही रहता है। अब आता है वस्तु एवं सेवा कर के मामले में कि हाल ही में GST@6 सरलीकृत कर समग्र विकास विजन के साथ छठा जीएसटी दिवस मनाया गया है। जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली होती है जो केंद्र राज्य सरकारों दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है, जिसे 1 जुलाई 2017 से जारी किया गया है। अब जीएसटी की संरचना को जाने तो जीएसटी की संरचना एक दोहरी संरचना होती है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी शामिल होती है। इसे क्रमशः केंद्र और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राज्य आपूर्ति और आयात पर एकीकृत जीएसटी भी लगाया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत किया जाता है और इसे केंद्र सरकार को गंतव्य राज्य को साझा किया जाता है। अब जानते हैं जीएसटी परिषद के बारे में। जीएसटी परिषद यह केंद्र और राज्यों की एक संयुक्त मंच होता है, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया जाता है। इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर की दरों की छूट, राज्य बंटवारे सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं के निर्णय लेती है। अब जानते हैं कि जीएसटी जो है वह संपूर्ण देश में लागू करने का विचार पहली बार 2001 में प्रस्तुत किया गया था और यह अप्रत्यक्ष करों पर गठित केंद्रीय कर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब आता है कि जीएसटी की आवश्यकता क्यों रही। जीएसटी की आवश्यकता एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना के लिए की गई, जटिल कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए की गई, टैक्स कैस्केडिंग जैसी समस्या से निपटने के लिए, कर संग्रह में तकनीक के इस्तेमाल से आवश्यकता पर ध्यान रखते हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और कर संग्रहण में उच्च लागत को कम करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। आप जानते हैं जीएसटी के प्रभाव के बारे में कि जीएसटी का प्रभाव सरकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना होता है, कर के बोझ में कमी आती है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को लाभ होता है, राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है, राजस्व में वृद्धि का रुझान होता है, बाजार एकीकरण और यूज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में होता है। सहकारी संघ को प्रोत्साहन के संदर्भ में देखें कि जीएसटी परिषद की बैठकें सहकारी संघ का उदाहरण बन गई हैं, जिनमें केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न जटिल मुद्दों पर वार्तालाप, चर्चाएं करना तथा समय पर निर्णय लेना आसान हुआ है। कर की बोझ में कमी होना कि जीएसटी के तहत कर की दर में कमी होने से कई सामान्य उपयोग वाली वस्तुओं में संबंधित कर से गिरावट देखी गई है, जिसमें करदाताओं को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुए। इसमें सुगम ऑनलाइन प्रक्रिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का सुचारू प्रवाह या तीव्र रिफंड आदि शामिल होता है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को लाभ के संदर्भ में किया कंपोजिशन स्कीम, QRMP, वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न जैसे उपायों की सहायता एमएसएमई के अनुपालन में बोझ को कम करता है। राजस्व संग्रह में वृद्धि के संदर्भ में किए उच्च आर्थिक गतिविधियों और
जीएसटी नियमों के पालन में वृद्धि के कारण पिछले 6 महीनों में जीएसटी आधारित राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय और निरंतर वृद्धि की गई है, जिससे जून 2023 तक संग्रहित राजस्व जून 2022 में की तुलना में 12% से अधिक रहा है। राजस्व में वृद्धि या कर उछाल के संदर्भ में कि राज्यों के जीएसटी राजस्व में उल्लेखनीय उछाल आया, जिसमें जीएसटी के लागू होने से पहले इसकी दर में 0.72 रही है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इसे 1.22 हो गई है। बाजार एकीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में कि आंतरिक व्यापार प्रवाह, व्यापार के लिए कर तटस्थ गंतव्य, मानक कराधान संरचना आदि की सहायता से बाजार एकीकरण और व्यापक सुगमता को बढ़ावा मिला हुआ है। जीएसटी की प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें प्रभावी प्रौद्योगिकी खामियों में कि यह जीएसटी पोर्टल या ई वे बिल प्रणाली की कई तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा है और अभी तक इस दिशा में वांछित प्रगति नहीं हुई है। जीएसटी अपीली अधिकरण की अनुपस्थिति के संदर्भ में देखें कि ऐसी स्थिति में करदाताओं को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें जीएसटीएटी के लिए सक्षम कानूनी प्रावधान पेश किए गए हैं, जिसमें अभी तक कोई पूर्णता कार्यात्मक बनाया जाना शेष रहता है। करदाताओं के भरोसे में गिरावट के संदर्भ में कि जीएसटी पंजीकरण की मनमाने ढंग से रद्द करने और अपारदर्शी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट की मनाही के खिलाफ देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में करदाताओं द्वारा भारी संख्या में याचिकाएं दायर की गई और इसके लिए जीएसटी कानून में कठोर कार्यान्वयन को उत्तरदायी ठहराया गया है। कर चोरी और धोखाधड़ी से संबंधित दावे के संदर्भ में कि जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी फर्मों के खिलाफ हालिया अभियान में 304 सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हुआ है, जिसमें 9,000 फर्जी जीएसटी पहचान संख्या और 25,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे शामिल किए हुए। अब आता है जीएसटी में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम के बारे में कि पहला आता है सूचना साझाकरण के संदर्भ में कि सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत प्रावधानों में संशोधन किया हुआ है, जिसका उद्देश्य प्रवर्तन निर्देशालय को जीएसटी नेटवर्क के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति प्रदान करता है। वर्तमान में जीएसटी अधिनियम की धारा 158 भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अभियोजन या यहाँ तक कि मौजूदा किसी भी अन्य कानून के दायरे में अधीन किसी भी जानकारी का खुलासा करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि के संदर्भ में फील्ड अधिकारियों द्वारा किए जा रहे डिजिटल उपकरणों के उपयोग अनुपालन की बेहतर बनाने की मदद मिलती है और इससे डिजिटल उपकरणों की आईटीसी सत्यापन, ई वे बिल सत्यापन और एडविट द्वारा कार्यवाही योग्य जानकारी आदि होती है। 2021 में शुरू किया गया अद्वैत जो होता है वह अप्रत्यक्ष करों के लिए एक प्रमुख विश्लेषण परियोजना है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों में राजस्व को बढ़ाने हेतु, करदाता आधार को बढ़ाने हेतु और डेटा संचालित करने की नीति के समर्थन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। पंजीकरण मानदंडों को सख्त बनाने के संदर्भ में कि जीएसटी अधिकारी मौजूदा या अन्य पंजीकरणकर्ताओं के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं जियो टैगिंग शुरू करने की दिशा में प्रयासरत होते हैं, जिनमें यह कदम जोखिमपूर्ण संस्थाओं या अर्थात कपटपूर्ण तरीके से इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाने वाली इकाइयों के लिए उठाया जा रहा है। रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को मजबूत करने के संदर्भ में कि इसका उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से पैन व आधार कार्ड के दुरुपयोग करने वाले धोखेबाज के खिलाफ कार्रवाई करना होता है। जीएसटी नेटवर्क के बारे में कि जीएसटी नेटवर्क एक गैर लाभकारी कंपनी होती है जिसे करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग, कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के एक आईटी आधार के रूप में विकसित किया गया है। जीएसटीसी जीएसटीएन को सरकारी कंपनी के बदलने की मंजूरी देता है, जिसमें जीएसटीएन 100% शेयर स्वामित्व सरकार का होगा, जिसमें 50% शेयर केंद्र सरकार के पास और 50% शेयर संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास होगा। इसके संदर्भ में जीएसटी को अधिक परिष्कृत और उन्नत बनाने की दिशा में आगे की राय में देखते हैं कि यह कर दरों को युक्तिकरण करना, कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ऑडिट मूल्यांकन और जांच का सुव्यवस्थित करना और कर नेटवर्क में विस्तार करना इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में कि हाल ही में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो और में 28% की जीएसटी को लागू करने का निर्णय लिया हुआ है। अब इन प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो जिसमें पहला आता है कर की दरों में कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग में 28% की दर से जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर कर लगाया गया है, न कि प्रत्येक दाव की कुल मूल्य पर, जिसमें कर प्रत्येक ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया जाता है जिसमें आई वह कौशल की आवश्यकता हो या फिर संयोग पर आधारित हो। ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर आरोपण होता है जिसमें भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी कंपनियों को स्वयं के जीएसटी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कराना होगा और कर का भुगतान करना होगा। इसे लागू करने के लिए एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। क्रियान्वयन के संदर्भ में देखते हैं कि केंद्रीय राज्य कानून ने आवश्यक संशोधनों के बाद इस नए कर के 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने की संभावना
व्यक्त की हुई है। अब जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग के प्रकार के बारे में, जिसमें आता है गेम ऑफ स्किल के बारे में। गेम ऑफ स्किल ऐसा गेम जिसका परिणाम प्लेयर की विशेषज्ञता, अभ्यास एवं अनुभव पर निर्भर करता है, ना कि संयोग पर। अब तक प्लेटफॉर्म के कमीशन, सेवा शुल्क, सकल गेमिंग राजस्व जी 18% GST लागू है, जिसमें उदाहरण के लिए रम्मी और फेटेंस स्पोर्ट्स गेम जैसे ड्रीम 11 होते हैं। गेम ऑफ चांस ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें रिजल्ट संयोग व अकस्मात घटनाओं द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें सट्टेबाजी, जुआ और हॉर्स रेस के समान माना जाता है। अब तक इन गेम में 28% GST लागू होता है, जिसमें उदाहरण के लिए लूडो, पोकर, लॉटरी आदि होता है, और इसके अलावा दोनों प्रकार के गेम में जीत के बाद प्राप्त राशि में 30% का TDS भुगतान प्राप्त होता है। अब आता है ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के प्रभाव के बारे में, जिसमें सकारात्मक प्रभाव भी होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है। सकारात्मक प्रभाव में देखते हैं कि इसमें राजस्व में वृद्धि होती है, कि इस कदम से उद्योग के राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना होती है। उसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कर लगाने में इस उद्योग का राजस्व वर्तमान के 2000 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। नैतिक अवरोध के संदर्भ में देखते हैं कि यह कदम युवाओं में गेमिंग की लत को बिगाड़ने में बढ़ने से रोक सकता है, और ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते ज़्यादातर मामलों में जन और धन की हानि हुई है। यह गेमिंग उद्योग को विनियमित करेगा। इसके उद्देश्य है कि यह गेमिंग उद्देश्य की कार्यप्रणाली को सरल बनाना तथा जटिलता को खत्म करना और पारदर्शिता लाना है। नकारात्मक प्रभाव में देखते हैं कि यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव डालता है, जिसमें निर्णय पहले से निवेश किए गए $2.5 बिलियन के FDI के गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, और इसके अलावा यह निर्णय इस उद्योग में अन्य प्रभावी FDI के खतरे में डाल सकता है, और इसके बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटर्स में वृद्धि हो सकती है। इसके संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। अब आता है भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के बारे में, कि ऑनलाइन गेमिंग के तहत विभिन्न ऑनलाइन गेम्स की मांग को उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जैसे मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम, रोल प्लेइंग गेम्स तथा रियल टाइम स्ट्रेटजिक या स्किल गेम होता है। वर्तमान स्थिति या संभावनाओं को देखें कि वर्तमान मूल्य में ऑनलाइन गेमिंग का वर्तमान अनुमानित मूल्य $2.6 बिलियन के करीब है। अनुमानित वृद्धि में यह क्षेत्र अगले 5 वर्षों में 27% के CAGR से बढ़ेगा। यूजर बेस में भारत की फैंटेसी गेम का सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें 18 करोड़ उपयोगकर्ता है, और रोजगार में 2022 में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान होता है। FDI वित्त वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में FDI के रूप में 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अब आता है भारत में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों हुई, इसके संदर्भ में, कि कराधान को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए, कम आयु की में जुआ खेलने से रोकने के लिए, ऑनलाइन गेम खेलने वाले अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे तनाव, चिंता, अवसाद आदि से निपटने के लिए। और फिर आता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए, प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, सामाजिक समस्याओं जैसे कि निम्न स्तरीय शैक्षिक प्रदर्शन, कम आयु के उपयोगकर्ता आदि को दूर करने के लिए, तकनीकी जोखिम जैसे साइबर हमले को बढ़ाना, वित्तीय धोखाधड़ी आदि के निवारण के लिए इसको विनियमित करने की आवश्यकता है। अब आते हैं ऑनलाइन गेमिंग के विनिमय से संबंधित चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहला आता है क्षेत्राधिकार संबंधी दुविधा, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग राज्य सूची का विषय है, जुआ और सट्टेबाजी के तहत आता है, जबकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नोडल मंत्रालय बनाया हुआ है, जिसमें ऐसे क्षेत्राधिकार संबंधी दुविधा उत्पन्न हो सकती है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने भी ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून बनाए हुए। नैतिक रुख बनाम राजस्व संबंधी दुविधा में, कि जहां एक तरफ गेमिंग उद्योग सरकार की हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्रदान कर रहा है, तो वहीं ऑनलाइन गेम लत के कारण सैकड़ों लोगों को अपने जीवन के साथ हाथ धोना पड़ा हुआ है। साथ ही कई लोगों को इस लत के कारण अपने जीवन भर में बचत को खो देता है। प्लेयर्स के अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में इसमें खेल में केवल मध्यवर्ती रूप में ही कार्य करता है, जिसमें वही प्लेयर्स की शिकायतों व सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने में कई ठोस विनियामक ढांचा स्थापित नहीं किया गया। आगे की राय में देखते हैं कि कानूनी स्पष्टता प्रदान करने और विनियमित की बहुलता को कम करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना और घाटे की भरपाई करने के लिए गेम खेलते रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख संदर्भ है। अब आता है कर आधार पर विस्तार के संदर्भ में, कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग में कर आधार पर विस्तृत करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांतों, जिसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता, करदाता अनुकूल व्यवस्था के पालन करने के लिए कहा हुआ है। भारत में कराधान की वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि GDP की तुलना में कर का अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 11.1% है, जिसमें प्रत्यक्ष कर 6%, अप्रत्यक्ष कर 5.1% है। यह उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के औसत में 21% और OECD के औसत में 34% से काफ़ी कम है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने में कुल जनसंख्या 5.3% और निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में साल दर साल वृद्धि। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार यह वित्तीय वर्ष में 2023 में 17.67% से बढ़कर 16.61 लाख करोड़ हो गया। अब एक वर्तमान की जानकारी के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में सबसे पहले आय की अवधारणा 1860 में जेम्स बिल्स के द्वारा प्रस्तुत की गई और ब्रिटिश भारत सरकार के यह प्रथम वित्त मंत्री थे और 1865 से 1886 के बीच इस कर को अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था और हालांकि इसके बाद से यह लगातार आरोपित और वसूला जाता रहा है। अब आता है कम करने के कर आधार के कारण के बारे में। पहला आता है कि बृहत आकार के अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति का होना, कृषि आय पर छूट होना, कर मुकदमेबाजी की अधिक घटनाएं होना, तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी के संदर्भ में इसके प्रमुख कारण रहे हैं। अब आता है कि कर आधार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। पहला आता है पारदर्शिता की बैंक खातों और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने में सरकार को बैंक की सहायता से सभी औपचारिक लेन देन को ट्रैक करने में मदद मिलती है। वस्तुनिष्ठता में देखते हैं कि यह वित्तीय लेन देन विवरण, नई डाटा की शुरुआत जैसे लाभांश, ब्याज आदि होता है और नई TDS कोड की शुरुआत और पिछले 8 वर्षों में 36 से बढ़कर 65 हो गई। करदाता अनुकूल व्यवस्था के संदर्भ में कि सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था है। लंबित अपीलों को कम करने और निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ई-अपील योजना की शुरुआत की गई और IT रिटर्न को सरल फॉर्म की शुरुआत भी की गई। कर आधार को व्यापक बनाने हेतु अन्य उपाय किए गए हैं, जिसमें पहला आता है कि कर विवादों को निपटाने के लिए एक अलग प्राधिकरण की स्थापना करना, उच्च आय वाले कृषि परिवारों को शामिल करना और तीसरा आता है प्रौद्योगिकी को अधिक इस्तेमाल के संदर्भ में। इसको निष्कर्ष के तौर पर समझे कि यह भारत को कर आधार बढ़ाने से देश में राजस्व आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कुछ करदाताओं पर निर्भरता होगी, इससे गवर्नेंस में वृद्धि होगी, साथ ही समावेशी विकास और राजकोषीय उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा मिलेगा। जन विश्वास विधेयक 2023 के बारे में कि हाल ही में सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2023 को पारित किया हुआ है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिसमें देखते हैं कि यह विधेयक 42 केंद्रीय कानूनों के बारे में 880 प्रकार के कृत्यों को गैर आपराधिक बना दिया गया है और इस केंद्रीय कानून पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग और व्यापार प्रकाशन में आदि को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल हैं। इस विधेयक में कुछ प्रावधान में कई प्रकार के जुर्माने और दंड को बदलने की प्रक्रिया भी होती है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे मामलों में अदालत में चलाकर सभी सजा नहीं दी जाएगी। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में तहत सभी प्रकार के अपराधों और दंडों को समाप्त कर दिया गया है और कुछ विशेष प्रकार के अधिनियमों विभिन्न अपराधों के जुर्माने या दंड की समय समय पर समीक्षा का प्रावधान किया गया है। शिकायत निवारण और अपीलीय तंत्र में परिवर्तन किए गए। साथ ही कानूनों को दंड निर्धारित करने के लिए एक या अधिक निर्णय लेने की अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952, पर्यावरण अधिनियम 1986 और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 आदि इसमें शामिल है। अब आता है कानून और नीतियां भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे प्रभावित करती है। इसके संदर्भ में पहला आता है विनियामकी कोलेस्ट्रॉल की भूमिका निभाना। क्या व्यवसाय के विभिन्न हिस्सों की निगरानी के लिए कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ती है और निरीक्षण करने पड़ते हैं और ये विनिमय व्यवसाय के संचालन में ठीक होने में वैसे ही बाधक डालते हैं, जिससे शरीर में रक्त परिसरण में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल बाधक बनता है। उदाहरण के लिए 150 कर्मचारियों के लिए एक MSME को प्रति वर्ष 500 से 900 नियमों का पालन करना पड़ता है और जिसके लिए उसे भारी आर्थिक लागत वहन करनी पड़ती है। करावास से संबंधित उपधाराओं में कि यह भारत में व्यवसाय करने से संबंधित प्रत्येक 5 उपधाराओं में से लगभग 2 सजा के रूप में करावास का प्रावधान करती है, जिसमें देश में व्यवसाय निगरानी करने और उस पर प्रभाव डालने के लिए 843 आर्थिक कानूनों और निर्णयों के विनियमों के अंतर्गत 26,134 उपधाराएं कारावास से संबंधित होती हैं। आनुपातिकता के अभाव में देखते हैं कि अपराध के अलग अलग प्रवृत्ति होने के बावजूद एक जैसी सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, जिस उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम और उसका संपर्क विवरण प्रकाशित नहीं करने पर राजद्रोह करने वाले को केस के समान दर्जा का प्रावधान किया गया। ओवरलैपिंग और क्रॉस पर्पज कानून के बारे में क्या है। कानूनों की ओवरलैपिंग और क्रॉस पर्पज कानूनों के कारण कानूनी अस्पष्टता को उत्पन्न होती है और उसका विनिमय सही या नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और समान क्षेत्र के संबंधित अन्य विनियामकों में, जिसमें ट्राई, सेबी, इरडाई के बीच क्षेत्राधिकार की ओवरलैपिंग देखी गई है।
कानूनों और नीतियों की बार बार बदलाव के संदर्भ में देखते हैं कि यह कानूनों में बार बार संशोधन, करों में नियम बनाने की तारीख से पहले लागू करने जैसे कदमों की वजह से अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में जीएसटी की दरों में बार बार बदलाव, खाद्य उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध आदि होता है। प्रशासनिक विवेकाधिकार और रेट सीकिंग के संदर्भ में किया है अधिक विनियामकीय व्यवस्था के गठन के कारण विनियामकीय अड़चनें पैदा होती हैं, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रशासनिक विवेकाधिकार और रेटिंग सीकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। रेटिंग सीकिंग गतिविधियों का उद्देश्य संसाधनों के वितरण में हेरफेर द्वारा वित्तीय और अन्य लाभ प्राप्त करना होता है। अब देखते हैं कि यह विधेयक कैसे मदद करता है, जिसमें पहला आता है कि आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाएगा, जो मामूली तकनीकी तथा प्रक्रिया संबंधी चूक और गलती के लिए आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाएगा। दूसरा आता है अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा होती है, जीवन निर्वाह को सहज बनाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और न्यायपालिका के बोझ को कम होगा। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय होते हैं, विनियामकीय प्रभाव मूल्यांकन होता है, कानूनी मानकों को परिभाषित करना होता है और कानून के भीतर सनसेट क्लॉज के पहले से प्रावधान होने चाहिए इसके संदर्भ में है। आप जानते हैं गिग श्रमिक और गिग अर्थव्यवस्था में हाल ही में श्रम वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से देश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का आग्रह किया हुआ है। इसके अलावा हाल ही में G20 की श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2023 में संपन्न हुई और इस बैठक में गिग और प्लेटफॉर्म में श्रमिकों के लिए एक स्थायी सामाजिक सुरक्षा का एक आउटपुट दस्तावेज को भी अपनाया गया। राजस्थान सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 को पारित किया है। इसमें राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी विधेयक लाने की भी अग्रणी भूमिका निभाई हुई है, जिसका उद्देश्य राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड का गठन करेगा और इस बोर्ड में गिग वर्कर्स एग्रीगेटर और सेवक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। राज्य सरकार गिग श्रमिकों के लिए एक डेटाबेस का रखरखाव करेगी और प्रत्येक श्रमिक के लिए विशिष्ट आईडी भी तैयार करेगी। अब आता है गिग श्रमिक और गिग अर्थव्यवस्था के बारे में कि गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त व्यापार की एक उदाहरण है, जिसमें एक प्रणाली को खास तौर पर है जिसमें रोजगार की प्रगति और अस्थायी अर्थात अनिश्चित होती है। इसके तहत कंपनी संगठन के अल्पकालिक कार्यों हेतु अस्थायी और स्वतंत्र श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गिग कर्मी ऐसे कर्मी होते हैं जो पारंपरिक निर्धनता कर्मचारी व्यवस्था के बाहर आजीविका के संलग्न होते हैं, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला आता है प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक, दूसरा आता है गैर प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक। प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक के अंतर्गत आते हैं ऐसे ऑनलाइन श्रमिक जो सॉफ्टवेयर ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला आदि पर काम करते हैं। जोमेटो और स्विगी फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। दूसरा आता है गैर प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक। ऐसे श्रमिक होते हैं जो पारंपरिक क्षेत्र में अनौपचारिक वेतन कर्मी, आत्मनिर्भर कर्मी होते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। अब आता है गिग अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण इसमें इंटरनेट तक व्यापक पहुंच होती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीव्र वृद्धि होती है, प्लेटफॉर्म की इंटरऑपरेबिलिटी होती है और संविदा कर्मियों की बढ़ती मांग होती है। अब आता है गिग अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में पहली आती है नौकरी की असुरक्षा का होना, कि गिग श्रमिकों को आमतौर पर स्थायी कर्मचारियों की बजाय किसी प्रोजेक्ट के आकार के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इससे श्रमिकों के वित्तीय अस्थिरता को पैदा होती है और इसमें भविष्य की योजना बनाने में मुश्किल हो सकता है। आय में अस्थिरता के संदर्भ में देखते हैं कि गिग कार्यों की अनियमित और अप्रत्याशित प्रगति के चलते गिग श्रमिकों को आय के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के संदर्भ में कि गिग श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत कवर नहीं किया जाता और ऐसे में स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति या लाभ, सब वैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलती हैं। सौदेबाजी की असमान शक्ति के संदर्भ में गिग श्रमिकों को उचित मुआवजे और काम करने की स्थिति में बातचीत करने के लिए अधिक सौदेबाजी की आवश्यकता होती है और ऐसा मुख्य रूप से तब देखने को मिलता है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अन्य श्रमिकों को एक बड़े समूह के खिलाफ प्रतिस्पर्धा होती है। भुगतान से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में कि इसमें वेतन मिलने से देरी या वेतन नहीं मिलने से गिग श्रमिकों के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या रहती है, जिसमें दूर दराज के स्थानों में काम करते हैं, जिससे नियोक्ताओं पर कर पहुंचाना या कठिन हो जाता है। प्रशिक्षण और अपस्किल के संदर्भ में इसमें गिग श्रमिकों के पास जनता पर अपस्किल और करियर के उन्नति की सीमित अवसर होती है, जिसमें लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों से संबंधित होता है और लगभग 22% कार्य गिग उच्च कुशल कर्मियों से संबंधित होता है और 31% कार्य लगभग कार्य कुशल कम कुशल नौकरियों से संबंधित होता है। सामाजिक कलंक के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में कुछ लोगों में गिग कार्य को अभी तक एक अस्थायी या कम भुगतान करने वाले काम के रूप में देखा जाता है, जिसके चलते कुछ लोगों में गिग कार्य को कार्य ना मानकर उसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं। अब आता है गिग अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में, जो उपभोक्ताओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, नियोजक के लिए, देश के लिए।
उपभोक्ताओं के संबंध में देखते हैं कि यह व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराता है और समय धन की बचत होती है। कर्मचारियों के लिए देखें तो यह कार्य संबंधी लचीलापन प्रदान करता है, कार्यस्थल से दूर रहकर भी कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है और कार्य और निजी जीवन में संतुलन सुनिश्चित करता है। देश के लिए देखें कि यह रोजगार के सृजन है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों को और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। नियोजकों के संदर्भ में देखते हैं कि यह कम लागत पर श्रमिकों की उपलब्धता होती है, कम अनुपालन लागत होती है और विविध क्षेत्रों को श्रमिकों की उपलब्धता होती है। गिग अर्थव्यवस्था के लिए भारत के लिए मौजूद ढांचे के संदर्भ में देखें कि यह वेतन संहिता 2019 के तहत किया गिग श्रमिकों के सहित संगठित या असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान करता है, जिसमें फ्लोर वेज सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन होता है जो मजदूरी के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरी निर्धारित सीमा से कम ना की जाए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत यह रोजगार मंत्रालय ने इस संहिता को सहायता से गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता प्रदान की है, जिसमें संहिता निम्नलिखित संबंधी मामलों में केंद्र या राज्य सरकारों के गिग श्रमिकों के उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए आग्रह करती हैं, जिसमें जीवन या दिव्यांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा होता है। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कि इसका कार्य गिग श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार करना होता है, इसके संदर्भ में होता है। अब आता है आगे की राय में। पहला आता है कि श्रमिकों के कानून तहत गिग श्रमिकों को मान्यता देनी चाहिए। दूसरा आता है सुनिश्चित न्यूनतम आय प्रदान करनी चाहिए। तीसरा आता है सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का कार्यान्वयन होना चाहिए और वित्त तक पहुंच करना इसके संदर्भ में होना चाहिए। अब आता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हाल ही में सेबी ने उच्च जोखिम वाले कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण के अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया हुआ है। यह प्रस्ताव या पेश फ्रेमवर्क एक परामर्श पत्र के तौर पर जारी किया जाता है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि इसके जरिए उच्च जोखिम वाली एफपीआई के लिए फंड के स्वामित्व, आर्थिक हित तथा नियंत्रण के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बन गया है, जिसमें सेबी में यह कदम भारतीय शेयर बाजार में विश्वास को बढ़ाने के लिए किया गया है। सेबी में यह कदम कुछ पहले पहचाने गए एफबीआई के लिए उपलब्ध कराया गया है, ताकि ओवरऑल एफपीआई इकोसिस्टम पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आप जानते हैं एफबीआई के बारे में कि एफपीआई का अर्थ विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का अर्थ है एक देश में निवेशकों द्वारा किसी देश में दूसरी पूंजी के शेयर या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के निवेश से होता है, जिसमें पहले भारत के एफपीआई की दो श्रेणियां होती हैं, जिसमें एफआईआई और क्यूएफआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि वर्तमान एफपीआई व्यवस्था में इन दोनों को एकीकृत कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का नाम दिया गया है। इस निवेशकों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी कहा जाता है। भारत में एफपीआई की स्थिति के बारे में देखते हैं कि यह एक परिवर्तनशील प्रकृति होती है, जिसमें भारत के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के पिछले दशक में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया और निवेश के संदर्भ में 2022-23 में भारत में कुल विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेश है वह 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत में एफपीआई के लिए मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें सेबी द्वारा विनियमित होता है, जिसमें सेबी के तहत नियम 2019 के तहत विनियमित किया गया है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति या शेयरों में एफपीआई द्वारा किए जाने वाले निवेशकों की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। कानूनी प्रावधान के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें दो कानूनी प्रावधान है, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम फेमा जो भारत में एफपीआई के प्रबंधित कानूनों का प्राथमिक कानून है, और दूसरा आता है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और धन शोधन निवारण रखरखाव नियम 2005 के अंतर्गत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसमें एफपीआई की श्रेणी के संदर्भ में देखते हैं। इसमें कुल 3 श्रेणियां होती हैं। पहली आती है सरकार से संबंधित विदेशी निवेशक जैसे केंद्रीय बैंक और सॉवरेन वेल्थ फंड। दूसरी आती है ऐसे फंड जिनका आधार काफ़ी व्यापक होता है और समुचित रूप से विनियमित होते हैं। और तीसरी आती है दान धर्मार्थ समितियाँ, कॉरपोरेट निकाय, ट्रस्ट, पारिवारिक कार्यालय और व्यक्तिगत निवेश होता है। अब आता है एफडीआई और एफपीआई के बीच में तुलना करते हैं तो इनकी परिभाषाओं को देखते हैं कि एफडीआई का आशय विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित उद्यम पर्याप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए किए गए निवेश होते हैं, और एफपीआई का आशय विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे निवेश की वित्तीय परिसंपत्ति से निवेश से होता है जो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ब्रांड में निवेश करते हैं। फिर आता है निवेशकों की भूमिका में यह सक्रिय निवेशक होते हैं और यह निष्क्रिय निवेशक होते हैं। एफडीआई में प्रत्यक्ष प्रकार का निवेश होता है और एफपीआई में अप्रत्यक्ष निवेश होता है। एफडीआई पर अत्यधिक नियंत्रण होता है, एफपीआई में बहुत कम नियंत्रण होता है। और एफडीआई में दीर्घकालिक निवेश होता है और एफपीआई में अल्पकालिक निवेश होता है। विदेशी भौतिकी परिसंपत्तियों या उद्यम में निवेश किया जाता है। एफडीआई में इस तरीके से निवेश होता है। एफपीआई में दूसरे देशों की वित्तीय परिसंपत्तियों से निवेश होता है।
एफडीआई में कठिन होता है, जो प्रवेश और निकास, और एफपीआई में अपेक्षाकृत आसान होता है, और एफडीआई में स्थिर जोखिम शामिल होता है, और एफपीआई में परिवर्तनशील जोखिम शामिल होता है। इसके संदर्भ में अब आता है एफपीआई से संबंधित कुछ समस्याओं में कि इसमें कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों में निवेश करना, कि कुछ एफपीआई को अपने पोर्टफोलियो में एक बड़े भाग को एक ही कंपनी या कंपनी के समूह में निवेश को देखते हुए देखा जाता है। सेबी के वर्तमान नियमों के तहत सूचीबद्ध कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारता हेतु एक निश्चित सीमा दी गई है, जिसमें यह देखा गया है कि यह कुछ कॉरपोरेट समूहों के प्रवर्तक या अन्य निवेशकों के लिए दरकिनार करते हुए भारत में सीधे निवेश न कर एफपीआई में निवेश मार्ग के तरह को उल्लंघन करता है। प्रेस नोट 3 की शर्तों के उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए इसके तहत यह अनिवार्य बनाया गया है कि जिसमें भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देशों की कोई कंपनी कोई बल सरकारी मार्ग के जरिए ही भारत में निवेश कर सकती है, और संबंधित पार्टी लेन देन के प्रकटीकरण में विफलता के संदर्भ में यह दो पक्षों कंपनियों के बीच किए गए किसी सौदे या व्यवस्था से जो पहले से मौजूदा व्यवसायिक संबंध या सामान्य हित के चलते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरपीटी के गैर प्रकटीकरण पर आपत्ति उठाई गई है। अब आता है एफपीआई के विनिमय से संबंधित सेबी के प्रस्ताव के बारे में, जिसमें आता है कि एफपीआई का वर्गीकरण होना, कि एफपीआई को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कम जोखिम वाले एफपीआई शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड होता है। दूसरे में आता है मध्यम जोखिम वाले एफपीआई होते हैं, जो पेंशन फंड या पब्लिक रिटेल फंड होते हैं, और तीसरा आता है जो उच्च जोखिम वाले एफपीआई, जिसमें सभी निवेशक जिसमें उपरोक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। उच्च जोखिम वाले एफपीआई के लिए अत्यधिक पारदर्शिता संबंधी उपाय, जिसमें पारदर्शी तरीके से पहचानने वाले उच्च जोखिम वाले एफपीआई के लिए अपने फंड के स्वामित्व, आर्थिक हित और नियंत्रण के बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य किया गया है, और उपयुक्त जोखिम वाले एफपीआई के लिए अग्रलिखित दशाओं में अतिरिक्त प्रकटीकरण अनिवार्य होगा, और यदि किसी के कंपनी में उनका निवेश या किसी कंपनी के एयूएम में उनकी समग्र हिस्सेदारी एक सीमा से अधिक हो, और किसी कॉरपोरेट समूह में अपने एयूएम में 50% से अधिक हिस्सा रखने वाले उच्च जोखिम वाले एफपीआई में अत्यधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता का पालन करना आवश्यक होता है, और भारतीय शेयर बाजार में समग्र तौर पर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उच्च जोखिम में एफपीआई को एक नई प्रकटीकरण की आवश्यकता का पालन करना होगा। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के तहत इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में कॉर्पोरेट ऋण बाजार से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी के साथ ही पार्ट सेकंड को कवर करेंगे, और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।